हाय एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। देखिए पहले प्रश्न में बोला जा रहा है भारतीय संविधान कितने अध्याय मतलब भागों में विभाजित किया गया है। तो आप लोगों को पता होगा कि भारतीय संविधान को 22 भागों में विभाजित किया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा 22। भारतीय संविधान को 22 भागों में विभाजित किया गया है। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न में बोला जा रहा है संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाग 20। भाग 20 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। और भाग 3 में क्या है? तो भाग 3 में है मौलिक अधिकार और भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है, अगले प्रश्न में है संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान का सम्मिलित किए गए हैं। तो देखिए बोला जा रहा है संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज आप लोगों को पता होगा भाग 9 में है पंचायती राज। इसका सही आंसर हो जाएगा भाग 9। लेकिन यही अगर भाग 9 का ए रहता तो उसमें हो जाता नगर निगम, लेकिन इसमें दिया हुआ है पंचायती राज, तो ये हो जाएगा भाग 9। नगर निगम की बात करेंगे तब वो हो जाएगा भाग 9 का ए। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में है निम्न में से संविधान का कौन सा भाग नगर पालिका से संबंधित है। अब देखिए नगर पालिका आ गया है, तो इसमें हो जाएगा भाग 9 का ए। भाग 9 का ए हो जाएगा नगर पालिका। और पंचायती राज की बात करेंगे तो वो हो जाएगा भाग 9 में, लेकिन नगर पालिका है भाग 9 का ए में। इसका सही आंसर हो जाएगा भाग 9 का ए, या फिर क बोल सकते हैं। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया है। तो आप लोगों को पता होगा कि भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा भाग 4। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है। और भाग 2 में क्या है? नागरिकता है। भाग 3 में मौलिक अधिकार है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में है संविधान के भाग 1 में निम्न में से किसका वर्णन है। तो आप लोगों को पता होगा कि संविधान के भाग 1 में संघ और उसका राज्य की चर्चा किया गया है। संघ और उसके राज्य के क्षेत्र के बारे में चर्चा किया गया है। और मूल अधिकार ये किस में है? ये है भाग 3 में। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में है, अब देखिए यहाँ पर ये नागरिकता किस में? नागरिकता है भाग 2 में। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये है भाग 4 में। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अध्याय में जनता को गारंटी मूल अधिकार दिए गए हैं। तो देखिए इसमें बोला जा रहा है कि मूल अधिकार दिए गए, मतलब मौलिक अधिकार की चर्चा किया जा रहा है। तो ये हो जाएगा भाग 3, क्योंकि भाग 3 में क्या है? तो भाग 3 में है मौलिक अधिकार। और भाग 4 में क्या है? तो इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और भाग 1 में क्या है? संघ राज्य एवं उसके क्षेत्र। और भाग 2 में है नागरिकता। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में है भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में है। देखिए मूल कर्तव्य बोला जा रहा है, मतलब मौलिक कर्तव्य। तो मौलिक कर्तव्य किस में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 का ए। भाग 4 का ए में है मौलिक कर्तव्य। लेकिन राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात करेंगे तो वो हो जाएगा भाग 4 में। इसमें क्या बोला गया है? मौलिक कर्तव्य। तो ये हो जाएगा भाग 4 का ए। अब चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं कहाँ पर है भाग 4 का ए। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में है भाग 4 का ए में, यानी भाग 4 का क में। तो इसका ये सही आंसर हो जाएगा। भाग 1 में क्या है? संघ राज्य एवं उसके क्षेत्र है। और भाग 2 में क्या है? तो भाग 2 में नागरिकता है। और भाग 4 में क्या है?
राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में है, भारत के संविधान का भाग 8 से संबंधित है। तो आप लोगों को पता होगा कि भारत के संविधान 8 में क्या है, तो केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है। भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है। और नगर पालिका किस में है, तो 9 का ए में है, भाग 9 का ए में है। और पंचायती राज किस में है, भाग 9 में है। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में है, अगले प्रश्न में बोला जा रहा है, संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है। संघीय कार्यपालिका की व्याख्या पूछा जा रहा है। इसका सही आंसर हो जाएगा भाग 5। भाग 5 में संघीय कार्यपालिका की व्याख्या किया गया है। और भाग 4 में क्या है, तो भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। और भाग 3 में है मौलिक अधिकार। और भाग 2 में है नागरिकता। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न में चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है, अगले प्रश्न में है, संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है। तो आप लोगों को पता होगा कि नागरिकता किस में है, नागरिकता है भाग 2 में। इसका सही आंसर हो जाएगा भाग 2। और भाग 1 में क्या है, संघ राज्य एवं उसके क्षेत्र। और भाग 3 में है मौलिक अधिकार। और भाग 4 में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में है, अगले प्रश्न में बोला जा रहा है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। देखिए वर्तमान में पूछा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12। क्योंकि अभी वर्तमान में हमारे संविधान में कुल अनुसूचियों की संख्या 12 है, लेकिन मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8 थी। तो वर्तमान में पूछा गया है, तो वर्तमान में 12 हो जाएगा। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है, संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां थी। तो जिस समय संविधान सभा थे उस समय यानी मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी, तो 8 हो जाएगा इसका सही आंसर। अगर वर्तमान में पूछता था 12 हो जाता। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में है, अगले प्रश्न में बोला जा रहा है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी। तो संविधान सभा द्वारा पारित जिसमें किया गया था, मतलब मूल संविधान में पूछा जा रहा है इसमें, तो मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी। इसका सही आंसर हो जाएगा 8। मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8 थी। 1 मिनट पानी पी लेते हैं, गला सूख गया है। चलिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है, अगले प्रश्न में है, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी। तो मूल संविधान में कितने अनुसूची थे, इसका सही आंसर हो जाएगा 8। लेकिन अगर यदि वर्तमान में पूछेंगे, अनुसूचियों की संख्या वर्तमान में 12 है, लेकिन मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8 थी। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है, अगले प्रश्न में है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो पहला संविधान संशोधन में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1885 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया। तो 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 ईस्वी में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया है। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है, अगले प्रश्न में है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10वीं अनुसूची। 73वें संविधान संशोधन द्वारा
10वीं अनुसूची को जोड़ा गया है। और 52वें संविधान संशोधन द्वारा किसको जोड़ा गया था? 9वीं अनुसूची को। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में है, अगले प्रश्न में बोला जा रहा है 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन से अनुसूची जोड़ी गई है? 74वें संविधान संशोधन द्वारा बोला जा रहा है, तब इसमें हो जाएगा 11वीं अनुसूची। देखिए 52वें संविधान संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, 73वें संविधान संशोधन द्वारा 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था और 74वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया है। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में है संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? द्वितीय अनुसूची मतलब दूसरे अनुसूची में क्या है? तो देखिए आप लोग को बता देते हैं, एक ट्रिक याद रखिएगा। हमको पवन सर बताए थे। पवन सर अगर आप जानते होंगे तो उससे कभी पढ़े होंगे तो पता होगा कि उन्होंने बताए थे कि एक राजा ने संघ बनाया, दो ने मिलकर वेतन पाया। मतलब एक में क्या है? संघ है, दो में वेतन है, 3 बार शपथ लेकर, यानी 3 में क्या है? शपथ है, 4 सीटों में बंटवाया, मतलब सीटों का बंटवारा है 4 में। इसमें बोला जा रहा है द्वितीय अनुसूची। द्वितीय अनुसूची में क्या है? एक राजा ने संघ बनाया, एक में संघ है, 2 में मिलकर वेतन पाया, तो 2 में क्या है? वेतन है। मतलब कि संविधान के द्वितीय अनुसूची किससे संबंधित है? तो वेतन से संबंधित है। तो चलिए हम लोग देखते हैं ऑप्शन में कहाँ पर है वेतन। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी में है महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। तो अनुसूची 2 में क्या है? वेतन की चर्चा किया गया है। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में है भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में है? बोला जा रहा है संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रथम अनुसूची में। एक राजा ने संघ बनाया, मतलब कि अनुसूची 1 में क्या है? भारत का संघ, और भारत संघ किसका? राज्यों का संघ है। और भाग बोल रहे हैं, अनुसूची 1 में क्या है? संघ, और 2 में है वेतन, 3 में है शपथ। इसमें बोला जा रहा है भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख। तो किस में है? प्रथम अनुसूची में है। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची। तीसरी अनुसूची में क्या है? तो तीसरी अनुसूची में शपथ की चर्चा की गई है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कहाँ पर है ऑप्शन में शपथ। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी में है शपथ तथा प्रतिज्ञान से। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। भाग 3 में क्या है? शपथ तथा प्रतिज्ञान की चर्चा किया गया है। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में है, अगले प्रश्न में बोला जा रहा है भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो 8वीं अनुसूची में है। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में है, अगले प्रश्न में बोला जा रहा है भारतीय संविधान के 8वें अनुसूची का संबंध है। तो भारतीय संविधान के 8वें अनुसूची में क्या है? तो 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा भाषाओं के साथ। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में है भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो 10वीं अनुसूची क्या था? दल बदल से। 10वीं अनुसूची में दल बदल की चर्चा किया गया था। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं कहाँ पर है दल बदल। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में है दल बदल कानून से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दल बदल कानून। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में है संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से
पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं? तो संविधान सभा द्वारा पारित अंतिम रूप से संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? 395 अनुच्छेद हैं और 8 अनुसूचियां हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है वर्तमान समय में भारतीय संविधान में अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं। अनुच्छेद यहाँ पर छूट गया, टाइपिंग मिस्टेक है। तो देखिए अनुच्छेद कितना है वर्तमान में 395 है और अनुसूचियां कितना है? तो वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12 है, लेकिन मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8 थी। इसमें बोला गया है वर्तमान में, तो वर्तमान में अनुच्छेद कितने हैं? 395 और अनुसूचियां 12 हैं। देखिए अनुच्छेद अभी बढ़ गया है, लेकिन वो इसी के अंतर्गत आता है, 395 ही। हमारे संविधान में सबसे अंतिम अनुच्छेद 395 ही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 395 अनुच्छेद और 22 अनुसूचियाँ। लेकिन अगर यदि मूल संविधान में बात करते हैं तो उसमें हो जाएगा 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ। इसमें वर्तमान में है तो वर्तमान में हो जाएगा 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में है वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या है। तो वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी धाराएं हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 395। वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या 395 है। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित किया गया है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा? तो राज्यों की संघ की बात किया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 में एक संघ की व्याख्या किया गया है, भारत राज्यों का संघ है। और अनुच्छेद अगले प्रश्न में है संविधान के अनुच्छेद 1 में बोला जा रहा है संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को कहा गया है। तो भारत को क्या कहा गया? तो भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 1 में क्या है? भारत राज्यों का संघ है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं कहाँ पर है भारत राज्यों का संघ है। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी में है राज्यों का संघ, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में है भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? तो नागरिकता की बात की गई है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12 से 35, जो कि भाग 2 में है। 12 से 35 नहीं होगा, 5 से 11 होगा। 5 से 11 में चर्चा किया गया है। 1 मिनट, 5 से 11 में चर्चा किया गया है भाग 2। और भाग 3 में आता है 12 से 35, जो है मौलिक अधिकार। और 36 से 51 ये भाग 4 के अंतर्गत आता है और इसमें है राज्य की नीति निर्देशक तत्व। और भाग 1 में है अनुच्छेद 1 से 5 तक, जिसमें राज्यों के संघ के बारे में चर्चा किया गया है। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में है निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है? तो देखिए मूल अधिकार की बात किया गया, मतलब मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार आप लोगों को पता होगा कि 12 से 35 के अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 12 से 35 तक, जो कि है मौलिक अधिकार, भाग 3 मौलिक अधिकार। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में है भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप से इसके आचरण का निषेध है? तो आप लोगों को पता होगा इसमें बोला गया अस्पृश्यता का उन्मूलन, मतलब छुआछूत। इसमें किस में है ये? तो छुआछूत है ये 17 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 17। चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं कहाँ पर है 17। देखिए अनुच्छेद 17
ऑप्शन नंबर सी में है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न में है, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? तो तारामंडलों की कुल संख्या 89 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 89। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में है, निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? तो ये हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा मंगल। मंगल ग्रह पर निक्स ओलंपिया नामक एक पर्वत है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं कहाँ पर है मंगल। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी में है मंगल, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगले प्रश्न में है, अगले प्रश्न में बोला जा रहा है पार्थिव ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4। पार्थिव ग्रहों की कुल संख्या 4 है। देखिए बीच में क्षुद्र ग्रह पाया जाता है और 4 ग्रह इधर रहते हैं और 4 ग्रह इधर है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, फिर बृहस्पति, शनि, अरुण, फिर वरुण। इसमें बोला गया पार्थिव ग्रह, तो इसको हम लोग बोलते हैं पार्थिव ग्रह और इसको बोलते हैं बाह्य ग्रह। तो इसमें बोला जा रहा है पार्थिव ग्रह, तो पार्थिव ग्रहों की कुल संख्या 4 है और बाह्य ग्रहों की भी कुल संख्या 4 है। इसमें पार्थिव ग्रह बोला गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पार्थिव ग्रह नहीं है? देखिए पार्थिव ग्रह मतलब इधर के जो भी ग्रह हैं वो पार्थिव ग्रह में आते हैं और ये वाला बाह्य ग्रह आते हैं। तो पार्थिव ग्रह में कौन कौन आता है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। तो देखिए बुध है यहाँ पे, तो बुध पार्थिव ग्रह में आते हैं, शुक्र भी आते हैं, मंगल भी आते हैं, शनि ग्रह हो जाएगा, ये बाह्य ग्रह का हिस्सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शनि। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में है, अगले प्रश्न में बोला जा रहा है बाह्य ग्रह या बृहस्पति सदृश ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? बृहस्पति सदृश बोला गया है, मतलब जिस और बृहस्पति ग्रह है उधर ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? तो आप लोगों को पता होगा, इधर सबसे पहले बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, फिर बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, 4 ग्रह इधर आते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा 4। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में है, बृहस्पति सदृश ग्रहों में सम्मिलित नहीं है, मतलब बाह्य ग्रह कौन कौन इसमें नहीं है ये बोला जा रहा है। बृहस्पति सदृश मतलब जिस और बृहस्पति ग्रह है उधर कौन इसमें सम्मिलित नहीं है? तो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण होता है। देखिए शनि इधर ही आता है, अरुण भी है, फिर वरुण भी है, लेकिन मंगल ये क्या है? ये पार्श्विक ग्रह है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मंगल। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है, अगले प्रश्न में है निम्नलिखित में से किन 2 ग्रहों को छोड़कर शेष सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं? देखिए वामावर्त की बात बोली गई है, तो आप लोगों को याद रखना है कि शुरू से दूसरे नंबर पे और अंतिम से दूसरे नंबर पर जो भी ग्रह आते हैं उसके घूमने की दिशा विपरीत होती है। तो शुरू से दूसरे नंबर पे कौन आते हैं? तो बुध बोल रहे हैं, शुक्र। शुरू से दूसरे नंबर पे शुक्र आते हैं और अंतिम से दूसरे नंबर पे अरुण आते हैं। क्योंकि आप लोगों को पता होगा बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, फिर वरुण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शुक्र और अरुण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शुक्र और अरुण। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में है निम्नलिखित में कौन एक तारा है? तो देखिए चंद्रमा है, यहाँ पे चंद्रमा क्या है? ये एक उपग्रह है, ये तारा नहीं है। उसके बाद शुक्र क्या है? ग्रह है। पृथ्वी क्या है? ग्रह है। अब चलिए हम लोग अगले ऑप्शन को देखते हैं। देखिए अगले ऑप्शन में है सूर्य, इसका सही आंसर हो जाएगा सूर्य। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में है सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? तो आप लोगों को पता होगा सौर पृष्ठ का लगभग तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो आप लोगों को पता होगा ये सूर्य हो जाएगा। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में है,
अगले प्रश्न में बोला जा रहा है वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोपरनिकस। कोपरनिकस ने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे। इसका सही आंसर हो जाएगा सूर्य। सूर्य को पहले हम लोग ग्रह मानते थे, लेकिन वो ग्रह नहीं है, एक प्रकार का ये तारा है। तो अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में है कि अगले प्रश्न में बोला जा रहा है सूर्य के संगठन में सहायक गैस हैं। तो सूर्य के संगठन में हाइड्रोजन और हीलियम गैस सहायक हैं, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि वहाँ पर क्या होता है, नाभिकीय संलयन होता है। नाभिकीय संलयन मतलब हाइड्रोजन हीलियम में बदलते रहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन और हीलियम। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए अगले प्रश्न में है सूर्य के मध्य भाग को कहा जाता है। तो सूर्य के मध्य भाग को क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग प्रकाश मंडल। इसका सही आंसर हो जाएगा प्रकाश मंडल।